खुशी का सुहाना सफ़र एपिसोड 28। जैसा कि पिछले एपिसोड में खुशी और दुबे जी कॉलेज में कन्हैया जी से मिलते हैं और खुशी के एडमिशन के बारे में डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि गार्ड कन्हैया जी के कान में आकर कुछ बोला और उसके तुरंत बाद ही कन्हैया जी दुबे जी और खुशी को बाहर जाकर वेट करने को बोलते हैं। उनके बाहर जाते ही कुछ अनजान लोग ऑफिस में घुसते हैं जिन्हें देखकर खुशी और दुबे जी उन लोगों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और उन लोगों के बारे में पता लगाने के लिए खुशी को कुछ सूझता है। वो ऑफिस में से अपना बैग लाने के बहाने फोन में रिकॉर्डर ऑन करके उनके चेयर के नीचे रख देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता शर्मा लेकर आई हूँ अपनी लिखी हुई कहानी जिसका नाम है खुशी का सुहाना सफ़र। उम्मीद करती हूँ कि आपका और मेरा ये सफ़र भी सुहाना रहेगा। मेरी लिखी हुई कहानी आपको पसंद आए तो मेरी इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट मुझे ज़रूर दें। धन्यवाद। अब आगे। कन्हैया जी के ऑफिस में जो सज्जन आकर बैठे थे वो कोई और नहीं बल्कि राजस्थान के राजनीति का एक जाना माना चेहरा गजेंद्र सिंह कर्नावत थे। और सभी पॉलिटिशियंस की तरह इनके पास भी अंधाधुंध पैसा था और वो उन काले पैसों को सफेद बनाने के लिए कई संस्थाओं को डोनेट करते थे, जिनमें से डीयू भी एक था। गजेंद्र जी का इतिहास बाहुबली वाला था, जैसे जोर जबरदस्ती से लोगों की जमीन जायदाद छीन लेना, जबरदस्ती अपना स्वामित्व किसी और पर थोपना, और आज उसी ताकत का फायदा उठाकर एक कामयाब एमएलए बन चुके हैं। मगर ये आज राजस्थान की राजनीति से वक्त निकालकर दिल्ली के इस कॉलेज में खुद चलकर यहाँ क्यों आए, जबकि इनका कोई भी काम सिर्फ एक फोन कॉल के थ्रू भी हो जाता। इस सवाल का जवाब जानने के लिए कन्हैया जी बड़े व्याकुल थे। उन्होंने गजेंद्र जी से फिर पूछा, सर आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपका इस तरह अचानक यहाँ आना कैसे हुआ। गजेंद्र जी थोड़ा शांत होते हुए बोले, कन्हैया जी तुम जानते हो कि मैं लगभग 30 साल से राजनीति में हूँ और एक सफल राजनीतिज्ञ हूँ और राजनीति के सभी क्षेत्रों में महारत हासिल की है मैंने। लेकिन तुम ये नहीं जानती कि राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने होते हैं, कैसे कैसे दूसरे राजनेताओं, बाहुबलियों और सनकियों से डील करना पड़ता है। दुश्मन आपके इतने हो जाते हैं कि आपको आपके अपनों की लिस्ट में और आपके ही बीच में रह रही अपनों के खाल में छुपे कौन आपका दुश्मन है ये जान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये दुश्मनी इतनी भी बुरी नहीं होती जब तक उस दुश्मन की दुश्मनी पर्सनली आपसे ना हो। दुश्मन जब तक आपका दुश्मन है तब तक मजा आता है, मगर जब ये दुश्मन आपके परिवार तक पहुंच जाए तो कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो वो डरता है। और आज इसी डर का समाधान करने में यहाँ आया हूँ। गजेंद्र जी कन्हैया जी को अपनी बात समझाते हुए आगे बोले, समझ नहीं आ रहा ना आपको? समझाता हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं जिनमें 3 बेटियां हैं, तीनों ही बहुत प्यारी और समझदार है और एक बेटा है जो सबसे छोटा है और हमारे कुल का इकलौता वारिस है और मेरे दिल के बेहद करीब है। और ये बात सबको पता है, मेरे दुश्मनों को भी। बात 3 साल पुरानी है। जब मेरा बेटा हाई स्कूल में था उस पर किसी ने हमला करने की कोशिश की, मगर माँ भवानी की कृपा से वह उस हमले में बच गया। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। उस हमले के बाद लगातार मेरे पास खत आने लगे जिसमें मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी जाती थी। मैंने इन धमकियों को गिदड़ भपकी समझकर पूरी तरह इग्नोर कर दिया। फिर भी मैंने मेरे बेटे को सिक्योरिटी दी और पूरी सिक्योरिटी में मेरे बेटे ने अपनी हाई स्कूल कंप्लीट की। कुछ दिनों बाद सोर्सेज से ये कंफर्म हो गया कि कोई सच में मेरे बेटे को मार देना चाहता है, मगर वो कौन है ये अभी तक भी मिस्ट्री है। अपने बेटे की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मैंने उसका एडमिशन अब्रॉड करवाया, पर कुछ ही महीनों बाद वहाँ भी उस पर किसी ने हमला किया और इस बार भी माँ भवानी ने अपनी कृपा दिखाई और मेरा बेटा बच गया। उसकी जगह कोई दूसरा स्टूडेंट मारा गया। अपने बेटे के लिए मैं डर गया था और इसी डर के मारे मैंने उसका बीच में ही कॉलेज ड्रॉप आउट करवा दिया और उसे इंडिया बुला लिया। इस वजह से उसका पूरा 1 साल खराब हो गया, लेकिन वो जिद करता रहा कि उसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, उसे खुलकर अपनी ज़िंदगी जीनी है और उसे मेरे पॉलिटिक्स के पचड़े में नहीं पड़ना है। मैं उसे नासमझ कहूँ या जिद्दी, मगर वो अपने बाप के इस डर को समझ नहीं पा रहा। उसकी इतनी जिद करने पर मैंने उसे 1 साल घर पर रखा और नॉन कॉलेज एग्जाम दिलवाए, मगर अब उसकी जिद है कि उसे घर में कैद होकर नहीं बल्कि कॉलेज में जाकर पढ़ना है। और सही बात है, वो बड़ा हो रहा है और अपनी जगह पर सही है, तो मुझे उसकी बात माननी भी पड़ेगी। और फिर मेरे बेटे को मारने की साजिश करने वाला मेरा दुश्मन बस मेरे पकड़ में आने ही वाला है, लेकिन उसके पकड़ में आने तक का इंतजार करके मैं मेरे बेटे का 1 और साल खराब नहीं कर सकता और ना मेरा बेटा मुझे उसके पकड़े जाने तक का टाइम देने वाला है। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है
जिसमें सबको ये पता है कि मेरा बेटा करण जयपुर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, जबकि उसका एडमिशन यहाँ इस DU कॉलेज में होगा। और ये प्लान मेरे इन 3 भरोसेमंद आदमियों के अलावा चौथा तुम्हें पता है, 5वां मुझे और 6ठा मेरे बेटे को पता होगा। 7वां किसी को पता ना चले, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, और सिर्फ तब तक जब तक मेरे पकड़ से दूर मेरा दुश्मन पकड़ा ना जाए। अगर उसके पकड़े जाने से पहले ये बात किसी और को पता चली तो तुम जानते हो कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में आ सकते हो। कन्हैया जी, मेरी दुश्मनों की फौज है, मैं अब एक और दुश्मन अफोर्ड नहीं कर सकता, और तुम्हारी गिनती में मेरे दोस्तों में ही करता हूँ। तो दोस्त बनकर इस जिम्मेदारी को पूरी सतर्कता से निभाना, समझ गए? गजेंद्र जी अपना बैग खोलते और उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल कर कन्हैया जी को थमाते हुए बोले, मैं मेरे बेटे करण के एडमिशन रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर आया हूँ, जिसकी सारी फॉर्मेलिटीज तुम करोगे। और हाँ, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए तुम मुझसे किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रखोगे। सारी फॉर्मेलिटीज हो जाने के बाद मैं मेरे बेटे को खुद यहाँ छोड़ने आऊँगा। फिलहाल चलता हूँ।